चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन कर रहे हैं और आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि नए से नए सेशन का लाभ आपको मिल सके। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल और आज के पहले सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी। आपको बताना है कि रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी। आपके पास विकल्प है मीरा कपूर, अंजलि सिंह, अतीक मीर और रीना शर्मा। सही आंसर है अतीक मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो अतीक मीर है ये रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर बनकर इतिहास रच दिया है। आगे इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए श्रीनगर की है ये अतीका मीर जो है, ये श्रीनगर की 9 वर्षीय रेसर है। इन्होंने रोटेक्स चैलेंजर इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बनकर इतिहास रच दिया है। अतीका ने असाधारण रेसिंग कौशल का प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन में लगातार तेज लैप टाइम और हिट्स की दूसरी रेस में पहला स्थान हासिल करना शामिल था, जो कोर्ट रेसिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो अतीका मीर का नाम याद रखिएगा, श्रीनगर की है और इन्होंने जो है रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बनकर इतिहास रच दिया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में नए हरित चारकोल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो आपको बताना है कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस भारतीय शहर में, ठीक है, हरित चारकोल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। आपके पास विकल्प है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही आंसर है हरियाणा, ठीक है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा हरियाणा में जो है नए चारकोल संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाया जा रहा है। और ये जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा इसका जो लागत है वो 500 करोड़ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। देखिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड हरियाणा में विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 जिला का नाम याद रखना है, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला में अवशिष्ट से चारकोल संयंत्र स्थापित कर रहा है, ठीक है। अवशिष्ट से चारकोल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसकी जो लागत है 500 करोड़ रुपए की लागत वाले ये संयंत्र स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके, है ना, इस संयंत्र में स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और इसके माध्यम से जो है प्रत्येक दिन लगभग 1500 टन कचरे को चारकोल में बदला जाएगा, ठीक है। लगभग जो है 1500 टन कचरे को चारकोल में परिवर्तित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ भारत का समर्थन करना है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन अभियान का समर्थन करना, शहरी स्वच्छता को बढ़ावा और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये जो पहल जिसमें हरित चारकोल का निर्माण किया जाएगा, ये जो संयंत्र है फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करना। इसके अलावा शहरी स्वच्छता को बढ़ाना, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाना और ग्रीन कोल प्लांट भारत में सबसे बड़े होंगे जो वाराणसी में मौजूदा सुविधा से आगे निकल जाएंगे। इसके लगभग 30 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। और ये जो हरित चारकोल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 30 महीना में यह संयंत्र कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। आगे हम लोग देखें अगला सवाल, तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, IFSR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है ये जो प्रत्येक 2 साल पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट निकाला जाता है। कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कितने वर्षों पर यह निकाला जाता है। तो 2 वर्षों पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर, है ना, या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। आपके पास विकल्प है 18.45, 20.50, 21.71% और 23.30। तो सही आंसर है
21.71%। ठीक है, वर्तमान में जो वन स्थिति रिपोर्ट निकला है 2021 का, जो सबसे रिसेंट है, उसके अनुसार जो है भारत के 21.71% कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% भाग पर वन पाया जाता है। आगे इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन क्षेत्र का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। ठीक है, FSI जो है भारतीय वन सर्वेक्षण जो है 2 वर्ष पर यह वन रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ये याद रखिएगा। और ये आंकड़ा जो है देश में वन क्षेत्र की सीमा को दर्शाता है कि कितने सीमा पे वन है, कितने क्षेत्र पर वन है। ये आंकड़ा यही बताता है, जो वन संरक्षण और प्रबंधन के प्रयास को दर्शाता है। याद रखिएगा, ये सब जो आंकड़ा है, वन का जो आंकड़ा है, कि वह देश जो है अपने पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, वन को संरक्षण और प्रबंधन के लिए कितना प्रतिबद्ध है, इसको बतलाता है। और याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने के लिए 33% भाग पर वन होना चाहिए, जो कि भारत में कम है, क्योंकि 21.71% भाग पर ही वन है, लेकिन पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने के लिए 33% पर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वन क्षेत्र को बनाए रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण नियोजन और नीति निर्माण के लिए इन आंकड़ों को समझना महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, इसके अलावा वन क्षेत्र को बनाए रखने और उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ये सभी आंकड़ा जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भाग पर वन होना अति आवश्यक माना गया है। तो याद रखिएगा, भारत के 21.71% भाग पर ही वन पाया जाता है, और ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार का आंकड़ा है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान के कोप 29 जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का लक्ष्य क्या है, जिसके तहत राष्ट्रों को तापमान लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना है। तो कोप 2029 जो अजरबैजान में किया जाएगा, आपको बताना है कि जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का लक्ष्य क्या है। आपके पास विकल्प है 2.0 सेल्सियस, 1.8 सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है कि अजरबैजान कोप 29 का उद्देश्य क्या है, तो तापमान को कम करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि लगातार वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है, इसी को वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके कारण जो है जलवायु में भी परिवर्तन हो सकता है। ये जो पृथ्वी है वो मानव के रहने के लायक नहीं हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग रांची की स्थिति और झारखंड की स्थिति देख चुके। लगातार जो है रेड अलर्ट जारी किया जा रहा था कि आप लोग घर से ना निकले, लगातार लू की समस्या बढ़ रही थी। ठीक है, तो लगातार जो पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा सभी देश जो हैं एकजुट हो रहे हैं और इसको कम करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी का प्रयास जो है अजरबैजान के कोप 29 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। इसमें जो सीमा है या लक्ष्य जो बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अजरबैजान के कोप 29 में विकासशील देशों में हरित परियोजना का समर्थन करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई निधि है ना, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सदस्य देशों को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना है। यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के अनुरूप है। आप सभी जानते हैं कि लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, उससे जो है उसको कम करना है, तापमान को कम करना है। इससे विभिन्न देश जो है समझौतों के माध्यम से, ठीक है, इसको कम करने में लगातार प्रयास कर रहा है। यह पहल वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और ग्रह के भविष्य की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रभाव डालती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन।
भारत का कौन सा शहर 2024 में अपनी पहली भूमिगत मेट्रो लाइन एका लाइन का उद्घाटन करने वाला है? तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो 2024 में अपनी जो है भूमिगत मेट्रो लाइन एका लाइन का उद्घाटन करने वाला है। आपके पास विकल्प है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता। तो सही आंसर है मुंबई। मुंबई में 2024 में भूमिगत मेट्रो एका लाइन का उद्घाटन किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर में यह जो है कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में ये जो मेट्रो की परियोजना चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगा और मुंबई में जो परिवहन की समस्या है, यातायात की समस्या है, भीड़ भाड़ की समस्या है, उससे निजात पाया जा सकेगा, उसको कम किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत की व्यस्त वित्तीय राजधानी है ना, भारत की व्यस्त वित्तीय राजधानी मुंबई अपनी पहली भूमिगत मेट्रो शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसे एका लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुंबई में जो भूमिगत मेट्रो शुरू की जा रही है उसी का नाम एका लाइन है। इसी को मेट्रो 3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुंबई मेट्रो 3 के नाम से भी जाना जाता है ताकि इसकी शहरी परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। एका लाइन जिसे मुंबई मेट्रो 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 33.5 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई जो है 33.5 किलोमीटर है और इसमें 27 स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसके अंतर्गत 33.5 किलोमीटर जो है लंबाई यह होगा मेट्रो का। इसके अलावा 27 स्टेशन बनाया जाएगा और 2 क्षेत्र याद रखिएगा, आरए कॉलोनी से लेकर के कफ परेड तक के क्षेत्रों को इसके द्वारा जोड़ा जाएगा। इस नई मेट्रो लाइन का उद्देश्य मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करना है। ठीक है, तो ये जो भूमिगत मेट्रो बनाया जा रहा है मुंबई में, इसका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ की यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ की समस्या है उसको कम करना है। ठीक है, जिससे अधिक कुशल और तेज परिवहन विकल्प उपलब्ध हो सके। परियोजना का चरणबद्ध कार्यान्वयन 24 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 24 जुलाई 2024 को यह शुरू हुआ है परियोजना। इसके अलावा ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि दिसंबर 2024 के अंत तक यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2024 तक यह पूरा होने की उम्मीद है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। आइए, छठा सवाल क्या कहता है? कौन सा मंत्रालय ग्रामोदय संकल्प पत्रिका शुरू करने जा रहा है? आपको बताना है कि कौन सा मंत्रालय है, भारत का कौन सा मंत्रालय है जो ग्रामोदय संकल्प पत्रिका शुरू करने जा रहा है। आपके पास विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। तो याद रखिएगा कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका शुरू किया जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है ग्रामोदय संकल्प पत्रिका शुरू किया जा रहा है। आगे इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामोदय संकल्प पत्रिका शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका विषय पर प्रकाश डालना है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ग्रामोदय संकल्प पत्रिका का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके अलावा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका के विषय पर प्रकाश डालना। इस पहल का उद्देश्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नीति नियोजन प्रकोष्ठ के सहयोग से सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का प्रसार करना है। तो याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, या पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका की शुरुआत की जा रही है, जिसके द्वारा जो है विकसित भारत और भारत में पंचायतों की भूमिका जैसे विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने अपनी सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है। आपके पास विकल्प हैं,
ठीक है, आपके पास विकल्प है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने अपने सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है। चलिए आगे इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा ने अपने सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है। यह एक सुधारात्मक कदम है। लाल डोरा मुक्त क्या है? एक सुधार से संबंधित है। ठीक है, गांवों में सुधार से संबंधित है, सुधारात्मक पहल है। ठीक है, सुधारात्मक कदम है जिसे 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर शुरू किया गया था। तो लाल डोरा जो अभियान है वो 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर हरियाणा में शुरू किया गया था। इस पहल में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के टुकड़ों की मैपिंग करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से भूमि, ठीक है, के टुकड़ों को मैपिंग करना और गांव के घर के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड प्रदान करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके द्वारा जो लाल डोरा मुक्त ये जो पहल है या कदम है जो कि सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इस पहल में क्या किया जाएगा? तो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के टुकड़ों का सर्वेक्षण किया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा और जो घर मालिक हैं उनको कानूनी स्वामित्व कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह सुधार ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंकिंग से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में करने में सक्षम बनाता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इससे क्या होगा, जैसे अभी तक आप लोग सुने होंगे कि यदि आप जमीन वगैरह पर लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है कि क्या आपका जमीन नगर निगम में है। यदि नगर निगम में है तब आपको आसानी से मिल जाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पे जो है लैप जिसको बोलते हैं, लोन अगेंस्ट, ठीक है, लोन अगेंस्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन जो मिलता है, लैप जिसको बोलते हैं, वो नहीं दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो भी घर मालिक हैं उनको परिसंपत्तियों का कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने संपत्ति को रख करके, है ना, भूमि के एवज में ऋण ले सकते हैं और अपनी परिसंपत्तियों का उपयोग करके जो है उसको आगे अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, नए उद्योग में लगा सकते हैं या अपना जो है आर्थिक विकास कर सकते हैं, लोन लेकर के कोई दूसरा रोजगार, काम धंधा इत्यादि शुरू कर सकते हैं। तो लाल डोरा मुक्त सभी गांवों को किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, हरियाणा में किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया है? आपको बताना है किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया है। सही आंसर है आपके पास विकल्प तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सही आंसर इसका तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने या तेलंगाना राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिका के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। तेलंगाना ने हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की है। ठीक है, तेलंगाना ने हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम परियोजना, याद रखिएगा, स्वास्थ्य नगरम परियोजना हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका लक्ष्य पीर जादीगुड़ा, बोडुपल और पोचरम जैसे टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को लक्षित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य WHO, इंडिया और USAID सहित बहुहित धारकों के समर्थन से व्यापक निगरानी, रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण टीबी देखभाल के माध्यम से 3 वर्षों में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य हैदराबाद में नगरम परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? तो बोला जा रहा है इसके अंतर्गत टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र सैन्य अभियान के बीच टाइफून गेमिंग की तैयारी कर रहा है। आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा देश है
जो सैन्य अभियान के बीच टाइफून गेमी की तैयारी कर रहा है। आपके पास विकल्प है फिलीपींस, ताइवान, जापान, दक्षिणी कोरिया। सही आंसर है ताइवान। ताइवान क्षेत्र जो है सैन्य अभ्यास के बीच टाइफून गेमी की तैयारी कर रहा है। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। देखिए ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने टाइफून गेमी के लिए अपनी तैयारियों का आश्वासन दिया, जो जमीन पर आने वाला है। आसन तूफान के बावजूद राष्ट्र अपने वार्षिक हान कुआंग सैन्य अभियान जारी रखेगा। याद रखिएगा यहाँ पे तूफान आने वाला है, ठीक है, और इन तूफानों के बीच भी यहाँ का जो वार्षिक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हान कुआन, ये जारी रखा जाएगा, जिसमें लाइव फायर अभ्यास शामिल हैं, जबकि कुछ हवाई और समुद्री अभ्यास रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ताइवान में जो है, ताइवान के क्षेत्रों में जो तूफान आने वाला है, टाइफून आने वाला है, ठीक है, इसके दौरान भी ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो सैन्य अभियान है वो भी जारी रहेगा, जिसमें लाइव फायर शामिल है, लेकिन कुछ जो गतिविधि है उसको रोका जा रहा है। इन बड़े पैमाने के सैन्य अभियानों के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी पर रिपोर्ट की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है आयकर दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास विकल्प है 24 जुलाई, 15 अगस्त, 23 जुलाई, 2 अक्टूबर। तो सही आंसर है 24 जुलाई। भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस देश के वित्तीय कैलेंडर में एक उल्लेखनीय अवसर है। यह सरकार के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत के रूप में आयकर के महत्व पर प्रकाश डालता है। 24 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन आयकर की शुरुआत और महत्व का स्मरण कराता है, जो सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें भारत को राजस्व की प्राप्ति होती है, आयकर हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो उसी की याद में जो है यह मनाया जाता है। आयकर की शुरुआत और उसके महत्व को यह दर्शाता है। इस विशिष्ट तिथि का चयन भारत की आर्थिक नीतियों और शासन को आकार देने में आयकर की भूमिका की स्वीकृति का प्रतीक है। किस प्रकार से आयकर जो है भारत को विकसित करने में, इसकी आर्थिक नीतियों को निर्माण करने में, इसके अलावे इसके शासन को विस्तृत रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिन को मनाना नागरिकों के बीच कर अनुपालन और जागरूकता बढ़ाने के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। ठीक है, और ये जो आयकर दिवस मनाया जाता है, इसके तहत जो है नागरिकों को जागरूक भी किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स भरें, है ना, ताकि आपके इनकम टैक्स से ही वैश्विक ये जो है पूरे भारत में, आपके देश में है जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, सड़क वगैरह बनाया जा रहा है, ये आप ही की परिसंपत्ति है, सरकार की संपत्ति, यानी वहाँ के नागरिकों की संपत्ति है। और आप ही जो पैसा देते हैं, आप ही जो इनकम टैक्स भरते हैं, उसी से ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है। तो उसी को यह उजागर करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान, योजमाइट राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान और शियोन राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अमेरिका में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये ध्यान दीजिएगा, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान से देखिएगा लगातार सवाल पूछा जाता है। तो विश्व का पहला या संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा भारत का भी याद रखिएगा, भारत का जिम कॉर्बेट है। भारत का जिम कॉर्बेट है 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। और हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, इसका जो प्रारंभिक नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी ध्यान रखना। भारतीय जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, इसका याद रखिएगा, इसका जो है स्थापना 1936 में किया गया था। किस नाम से? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, ठीक है। बाद में 1957 में है ना, 1957 में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम कॉर्बेट एक महान विद्वान थे, इन्हीं के नाम पर, पर्यावरणविद थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूछे या विश्व का पूछे, येलो राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जबकि भारत का जिम कॉर्बेट है, इसका पहला नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। देखिए इसको, 1 मार्च 1872 को स्थापित येलोस्टोन नेशनल पार्क को संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, ठीक है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना जो है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1872 ईस्वी में की गई थी। मुख्य रूप से व्योमिंग में स्थित है, ठीक है। व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो में कुछ हिस्सों के साथ यह अपनी भूतापीय विशेषताओं जैसे कि प्रतिष्ठित ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है, यहीं पे ओल्ड फेथफुल गीजर भी है, ठीक है। याद रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क में ही ओल्ड फेथफुल गीजर है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध गीजर है, ठीक है। गीजर क्या होता है आप लोग सभी जानते होंगे। तो गीजर के बारे में बोला जाता है कि धरातल के आंतरिक भाग से इंटरवल पर, है ना, अंतराल पर जल बाहर निकलता है, गर्म जल बाहर निकलता है, उसी को गीजर बोलते हैं। और विश्व का सबसे प्रमुख गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर है, ये भी येलोस्टोन नेशनल पार्क में ही है। और अपने विविध वन्य जीवों जिसमें बिजली, भालू, भेड़ियों और बाइसन शामिल है के लिए प्रसिद्ध है। येलोस्टोन की स्थापना ने राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली और वैश्विक संरक्षण आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने प्राकृतिक परिदृश्य और जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व को उजागर किया है। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 में की गई। जबकि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है, हेली, ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, हेली उद्यान के नाम से यह स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। कुछ भी आप यदि वर्ल्ड का पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड यदि देश में है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई? विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 कहाँ क्या आयोजित की गई? आपके पास विकल्प है काठमांडू, कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली। तो याद रखिएगा, विश्व धरोहर समिति बैठक 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह पहली बार ऐसा किया गया था, ठीक है। विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 जो नई दिल्ली में किया गया था, तो भारत इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 21 से 31 जुलाई तक भारत मंडपम में नई दिल्ली में की गई, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। यह पहली बार है जब भारत इस आयोजन की मेजबानी किया है। समिति विश्व धरोहर मामलों का प्रबंधन करने और विश्व धरोहर सूची के लिए नए स्थलों पर निर्णय लेने के लिए सालाना बैठक करती है। और 46वें सत्र में सांस्कृतिक संपत्ति के तहत भारत के मोइदम, अहोम राजवंश की टीले, दफन प्रणाली सहित विभिन्न
श्रेणियों से 27 नामांकनों की जांच की गई, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि किसको भारत में जो है नामांकन सूची में, विश्व धरोहर सूची में भारत के द्वारा नामित किया गया है। तो अहोम राजवंश का किला आपको बताए थे असम में था। इसके अलावा 27 नाम और भी इसमें दिया गया है, ठीक है। इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी विश्व वैश्विक धरोहर संरक्षण प्रयासों में भारत की भूमिका को उजागर करती है, ये ध्यान देना है। जो विश्व धरोहर समिति 2024 का बैठक जो है नई दिल्ली के मंडपम में हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको बताना है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, ठीक है, 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है आपके पास 75वां, 82वां, 90वां और 95वां। तो याद रखेगा 82वां, ठीक है, 82वां रैंक भारत को मिला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वो 82वां है, ठीक है, 42वां है। आगे बढ़े हम लोग, इसको देखें। भारत 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82वें स्थान पर है, जो 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। ये जो है हेनले पासपोर्ट जो है वीजा मुक्त जो है आने की प्रवेश की अनुमति देता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट धारकों को बिना किसी पूर्व वीजा के उन गंतव्य की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां वे पहुंच सकते हैं, यानी बिना वीजा के भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है। सिंगापुर 2024 इंडेक्स में सबसे आगे है, जो 195 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। सबसे पहले रैंक पर हेनले पासपोर्ट रैंक पर सिंगापुर है, जिसमें बोला जाता है 195 देशों को जो है 195 स्थानों को वीजा मुक्त पहुंच के लिए अनुमति देता है। भारत में सेनेगल और तजाकिस्तान के साथ 82वें स्थान पर है। भारत जो है 82वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत के साथ साथ सेनेगल जो है और तजाकिस्तान को भी 82वां स्थान प्राप्त है, जो अन्य देशों की तुलना में इनकी मध्यम वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है। यह रैंकिंग वीजा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलावों को दर्शाती है, जो पासपोर्ट धारकों की यात्रा स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 82वां रैंक प्राप्त हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। पेरिस ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक चल रहा है। और अभी अभी आप जानते हैं कि गोल्ड मेडल जीतने वाली जो थी उनको क्या किया गया, फोबोर्ड को क्या किया गया, उनको बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया, 100 ग्राम ओवरवेट थी भाई, 100 ग्राम, ठीक है, किसी भी कारण से ओवरवेट हो सकता है, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। तो आइए इसको देखते हैं। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। आपके पास विकल्प है एफिल टावर, चैम्प्स एलेसीस, नोटे ड्रेम कैथेड्रल और सीन नदी। तो याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन सीन नदी के तट पर किया गया, सीन नदी के तट पर किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया गया। 26 जुलाई को होने वाले इस समारोह में हजारों एथलीट और कलाकार नदी के 6 किलोमीटर के क्षेत्र में परेड किया, जो इस ओलंपिक इतिहास में एक अनूठा और यादगार आयोजन है। यह स्थान पेरिस में सीन नदी के सुंदर और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। तो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन जो है सीन नदी के तट पर किया गया। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि सीन नदी कहाँ है, सीन नदी कहाँ बहती है। भूगोल का एक और जो है सवाल बन सकता है, तो फ्रांस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक
वन क्षेत्र में वैश्विक लाभ में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? तो आपको बताना है खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र में वैश्विक लाभ में कौन सा देश सबसे आगे रहा, यानी वन क्षेत्र से सबसे ज्यादा वैश्विक लाभ जो है किसे प्राप्त हुआ है, जो आगे रहा है। आपके पास विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, ब्राजील। तो सही आंसर होगा चीन। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन के रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र में वैश्विक लाभ में चीन जो है सबसे आगे रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन 2010 से 20 तक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया में सबसे आगे रहा, जिसने सालाना इतना हेक्टेयर की प्रभावशाली वृद्धि की। ऑस्ट्रेलिया इतना हेक्टेयर की वृद्धि के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो वन के क्षेत्र में जो वृद्धि है उसके आधार पर चाइना सबसे पहला स्थान, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा स्थान भारत का है, जिसने सालाना 2,66,000 हेक्टेयर जोड़कर वन क्षेत्र विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो भारत जो है वन विस्तार के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर, पहला स्थान पे चाइना, दूसरा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्थान पे भारत। ये लाभ इन देशों द्वारा वनीकरण और भूमि बहाली में किए गए पर्याप्त प्रयासों को दर्शाने के, जिसमें चीन सबसे आगे है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूमि पर वन विस्तार में सबसे आगे भी चाइना है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे भारत भी है। भारत भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, लगातार हम लोग वैश्विक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लगातार जो है हम इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, जो भी वैश्विक क्षेत्र में योजनाएं हैं, जो भी वैश्विक क्षेत्र में पहल हो रही है, जो भी कदम हो रहा है, जिन लोगों ने पिछले ऋण चुका दिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये बजट से सवाल है। ठीक है, ये बजट से सवाल है, 16 नंबर क्वेश्चन। जिन लोगों ने पिछले ऋण चुका दिए हैं उनके लिए मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत नई ऋण सीमा क्या है? आपके पास विकल्प है 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। तो याद रखिएगा कि जो लोग ऋण चुका चुके हैं पहले से, ठीक है, उनको जो है मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपया नया सीमा निर्धारित किया गया है। ठीक है, 20 लाख तक वो लोन ले सकते हैं, ऋण उनको मिल सकता है। ठीक है, और अपने आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो ये बजट का सवाल था, आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाता है उसमें जो लोग लोन चुका चुके हैं उसकी सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है? तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, मुद्रा योजना जिसका उद्देश्य गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ने तरुण श्रेणी के तहत नया श्रेणी के तहत ऋण सीमा को उन लोगों के लिए 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जिन्होंने पिछले ऋण को चुका दिया है। ठीक है, केंद्रीय बजट में यह वृद्धि MSME के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, जिससे व्यवसाय विस्तार और विकास के लिए धन तक अधिक पहुंच संभव हो सकती है। तो याद रखिएगा जो ऋण चुका चुके हैं उनको जो है इसके तहत मुद्रा लोन के तहत, मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक वित्तीय ऋण प्रोवाइड किया जा सकता है और वो अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन। रिन्यू ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? आपको बताना है रिन्यू ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। आपके पास है विकल्प है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा इसका राजस्थान। रिन्यू ने राजस्थान में 400 मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए आगे इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए, रिन्यू ने सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 600 मेगावाट के PPA के तहत राजस्थान में 400 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से सालाना 1331 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिसका उद्घाटन CM भजन लाल ने सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन RP गुप्ता और रिन्यू के संस्थापक और चेयरमैन सुमंत सिन्हा की मौजूदगी में किया है। यह पहल अगले 25 वर्षों के लिए स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। तो याद रखेगा रिन्यू ने
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के राजस्थान में 400 मेगावाट सोलर परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बात किया जा रहा है, किस देश में 2030 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान नामित किया गया है। किस देश को 2030 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान नामित किया गया। आपके पास विकल्प है कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान। तो सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस को 2030 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान नामित किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए फ्रांसीसी आल्प्स को मेजबान के रूप में नामित किया। हालांकि यह निर्णय कुछ शर्तों के अधीन है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा समर्थित बोली में फ्रांसीसी आल्प्स में स्की रिसोर्स और निस में बर्फ के खेल स्थल शामिल हैं। फ्रांस में वर्तमान में कार्यवाहक सरकार होने के बावजूद आयोजकों को भविष्य की सरकार से आवश्यक गारंटी प्राप्त करने का भरोसा है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति शीतकाल 2030 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2030 में शीतकालीन में जो ओलंपिक होगा उसके लिए मेजबानी कौन करेगा, तो याद करिएगा उसके लिए मेजबानी पुनः आल्प्स फ्रांस करेगा। ठीक है, फ्रांसीसी आल्प्स करेगा। चलिए आगे बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस संगठन ने 24 जुलाई 2024 को चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो आपको बताना है कि किस संगठन ने 24 जुलाई 2024 को चरण 2 स्टेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आपके पास विकल्प है इसरो, HAL, हाल, DRDO, BHEL। ठीक है, तो इसका सही आंसर है DRDO। ठीक है, हाल ही में DRDO ने 24 जुलाई 2024 को स्टेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक जो है उड़ान परीक्षण किया है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 24 जुलाई 2024 को स्टेज 2 चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को उजागर करती है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से रक्षा करने में सक्षम है। परीक्षण में एक यथार्थवादी खतरे का परिदृश्य शामिल था, जिसमें एक लक्ष्य मिसाइल का प्रक्षेपण, उन्नत सेंसर द्वारा पता लगाना और इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया शामिल थी, जिसने भारत की मजबूत और एकीकृत मिसाइल रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो आप जान रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में DRDO जो है लगातार नई नई उपलब्धि अपने नाम किए जा रहा है। ठीक है, उसी क्रम में ये जो 24 जुलाई 2024 को स्टेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा कर लिया गया है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल। ठीक है, आज का अंतिम सवाल, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं हम लोग 20 सवाल करते हैं। ठीक है, 24 जुलाई 2024 को आयोजित 142वें सत्र में सर्वसम्मति से किसे पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य चुना गया है। तो आपको बताना है कि 24 जुलाई 2024 को आयोजित 142वां IOC का 142वां सत्र में किसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। आपके पास विकल्प है सुनील गावस्कर, नीता अंबानी, सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु। तो सही आंसर है इसका नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी को 142वें IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। चलिए।